आज का टॉपिक जो अपना न्यूमेरिकल आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली wages of 500 workers in a factory is approximately normal with the mean and standard deviation of, यहाँ 75 रुपीज आपका क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और आपका जो 75 के बाद आपका 15 जो आपको दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है, यहाँ देखिए ये, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज रिसीव वीकली वेजेस मोर देन 90, है ना, तो मोर देन 90 है और लेस देन 45 है, तो आपके पास में कंडीशन है मोर देन 90 का मतलब हो गया आपका जो एक्स की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगी, मोर देन 90, है ना, और लेस देन का मतलब हो गया एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 45 होगा। तो आपको ये इन दोनों कंडीशंस के लिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड, यहाँ पर जो है आपके पास में वैल्यूज जो है पॉइंट्स में आएगी, तो वर्कर्स जो होते हैं ना बेटा, वो कभी भी आपके पॉइंट्स में नहीं होते हैं, तो आपको जो भी डेटा आप लोगे वो डेटा आप राउंड फिगर में लोगे, आपको राउंड फिगर में लेना है। इज इट क्लियर? लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसे राउंड फिगर में लिखेंगे हम। यहाँ बोला है ना 90 इंक्लूड थोड़ी ना होता है इसमें। 9 मोर देन 90 बोला है ना, ठीक है, मोर देन 90, ठीक है, मोर यस देन मैम, 90 और और लेस देन आपका लेस देन यहाँ 45। लेस देन 45 है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन में देखिए आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका मीन वैल्यू गिवन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू के लिए आपको पास में दिया हुआ है, आपके पास में यहाँ देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस आपका 500 वर्कर्स है, मतलब कैपिटल ऑफ एन की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, मीन की वैल्यू जो है वो 75 है, तो मीन को हम म्यू से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ आपका 75 हो गया। आपका यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे मोर देन 19 एंड लेस देन 45 के लिए कंडीशंस आपको दे दी है, लेकिन ये डेटा जो है वो बहुत लार्ज डेटा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या, और ऑलरेडी उसने कहा है कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नॉर्मल विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा की वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है, मीन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका z इक्वल टू कितना होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यही सपोज करते हो ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ आपको वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ मेरे पास में कंडीशन क्या दी हुई है, मोर देन 90 की और लेस देन 45 की कंडीशन लेनी है। तो हमारे पास में एक एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है 90 और 45, तो x इक्वल टू 90 के लिए और x इक्वल टू 45 के लिए, दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कंडीशन आप जब यहाँ पुट करोगे तो z की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से z की वैल्यू -2 आएगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? उसने पूछा क्या है, मोर देन 90 पूछा है ना फर्स्ट, तो ये रहा मोर देन 90 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 90 आपका दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 90 के लिए मेरे पास में यहाँ कितना है, 1 है, मतलब कि आपका x जो है ग्रेटर देन 9, सॉरी x जो है वो आपका यदि ग्रेटर देन 90 है ना, तो ग्रेटर देन 90 है, तो इसका मतलब हो गया कि z जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि 90 के लिए x के लिए 90 था तो उसके लिए z कितना आया था, 1 आया था मेरा, ये हमने निकाला था। तो यहाँ हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से होती है, तो इधर की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0.5 होती है और इधर भी आपका 0.5 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी z इक्वल टू 1 कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं होगा, z इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आपका जो ग्राफ आपका ड्रॉ करोगे, वो ग्राफ किस फॉर्म में आप ड्रॉ करोगे, उस ग्राफ को कुछ इस तरह से बनाओगे आप, तो यहाँ कहीं ना कहीं z इक्वल टू मेरा क्या होगा, 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन ये हो गई मेरी, है ना, ये इधर z है कैपिटल Z, यहाँ z इक्वल टू 0 होता है, ये भी इधर भी आपका कोई z माइनस z होगा जिसको हम z डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? मोर देन 90 हो गया ना, x की वैल्यू मोर देन 90 हो गई, मतलब मोर देन आपका x1 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से यदि हम ये आपका लेस देन 1 वाली जो कंडीशन है इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा ये वाला डेटा निकल जाएगा, है ना, मतलब कि 0 से लेके टेंस टू इनफाइनाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू इनफाइनाइट वाली को 0 टू 1 वाली से यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेरे पास में ये डेटा निकल जाएगा। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन
इनफाइनाइट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, तो यहाँ इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन यहाँ ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ इक्वल टू साइन ले लेते हैं, तो आपका वो एक सीक्वेंस बन जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, ये मैंने 0.5 लिख दिया, ये आपका एज इट इज लिखा है, ये रहा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें नॉर्मल टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल टेबल की जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर कहाँ जाएंगे? नॉर्मल टेबल में जाएंगे। नॉर्मल टेबल में मुझे क्या चाहिए? z इक्वल टू 1 के लिए चाहिए ना, तो यहाँ देखेंगे हम z इक्वल टू 1, यहाँ हम कहीं z इक्वल टू 1 देखेंगे तो z इक्वल टू 1 कहाँ है? ये रहा, ये 0.0। तो आपके पास में वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 0.3413। जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? z इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.3413। किसी को कोई डाउट? टेबल में देखने में किसी को कोई डाउट है? टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू देखिए, ये लिख दिया है उसने, आपके पास में वैल्यू निकल कर आई है, जो हमने यहाँ उससे टेबल से निकाली थी वो वैल्यू यहाँ रख दी है। वैल्यू पुट करोगे तो 0.5 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से ये मेरे पास डेटा क्या निकल कर आएगा? 0.5487। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, ये देखिए हमने जो अभी डायग्राम बनाया था वो डायग्राम इसने यहाँ पे भी बना रखा है। ठीक है, हेंस अब हमें क्या निकालना है? मुझे वर्कर्स की वैल्यू निकालनी है। ये तो किसकी वैल्यू आ गई थी? प्रोबेबिलिटी आ गई थी, लेकिन हमें नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए। तो हेंस नंबर ऑफ वर्कर्स हुज रिसीव वीकली वेजेस मोर देन 90। मोर देन 90 का मतलब हो गया जो आपके टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? जो हमारा मोर देन 90 के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है उसको। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 79.35 आएगा। पॉइंट के बाद में 35 है, ठीक है, तो ये नियर बाई किसके हो गया? 79 वर्कर्स। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में दिए हुए थे ना नंबर ऑफ वर्कर्स? यस मैम। क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना? उसी जो आपका टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि यहाँ हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ वर्कर्स कैलकुलेट करने थे जो आपके मोर देन 90 वाला प्रोबेबिलिटी देगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 500 से मल्टीप्लाई करोगे मोर देन 90 वाली प्रोबेबिलिटी को, तो यहाँ से 79.35 आया। वर्कर्स कभी पॉइंट्स में नहीं होते हैं, है ना, इंसान कभी पॉइंट्स में नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? पॉइंट्स को, यदि यहाँ पर आपका 0.5 से ज्यादा होती वैल्यू, 3 आ रहा है ना, 0.3 आ रहा है, 0.3 से यदि 0.5 से वैल्यू ज्यादा होती तो हम उसके अंदर यहाँ पर एक कैरी कर लेते और इसको 80 बना देते। ठीक है, लेकिन यहाँ 0.35 है तो इसको नेगलेक्ट करके हम इसको राउंड फिगर में लिख देते हैं 79 वर्कर्स। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 45 था, है ना? लेस देन 45 था, तो 45 के लिए देखिए क्या आया है? लेस देन 45 वाली कंडीशन के लिए, लेस देन 45 वाली कंडीशन के लिए मेरे पास में यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी जो है, z की जो वैल्यू हमने निकाली थी, -2 आई थी। -2 आई थी। ये रहा आपका -2 आया था। -2 आया था तो मेरे पास में x लेस देन 45 के लिए आपका z जो है वो -2 वैल्यू निकल कर आया था। मतलब कि आपका ये, सॉरी, लेस देन -2 होगा, है ना? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 45 है तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2। ठीक है, तो -2 कहीं ना कहीं इधर होगा बेटा, क्योंकि z इधर क्या होता है? पॉजिटिव में होता है और इधर आपका क्या होता है? नेगेटिव में होता है ना? तो -2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अरे इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, यहाँ z लेस देन -2 है तो ये लिखो या इसको इस फॉर्म में लिखो, एक ही बात है क्या? यस मैम। एक ही बात है। तो -2 आपके पास में ये वैल्यू हो गई, तो इधर वाली जितनी भी वैल्यू होंगी क्या होंगी? लेस देन होंगी। तो मतलब z क्या है? लेस देन -2 है, तो इसके अंदर कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा। ठीक है,
तो ये वाले एरिया के लिए बात करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से यदि ये वाली प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मेरे पास में ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्या? सेम कंडीशन जैसे हमने यस पॉजिटिव मैम। वाले के लिए किया था इसके लिए करेंगे। तो हमारे पास में आपका जीरो से लेके माइनस जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें से हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से कौन सा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मेरा जीरो से लेके -2 के बीच में होगा। मतलब कि हम क्या लिखेंगे इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन z लेस देन 0 की कंडीशन लिखेंगे। ठीक है क्या? क्योंकि z जो है वो क्या होता है, लेस देन 0 है, और यहाँ कंडीशन क्या है, -2 वाली कंडीशन है। अब इससे आगे वाला जो एरिया है वो तो मुझे निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 0.5 जो था, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है। इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से इस वाले की हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, क्योंकि टेबल में तो नेगेटिव के लिए वैल्यू दी नहीं रखी, पॉजिटिव के लिए दे रखी है। तो हाँ, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, -2 को इधर लेकर आओगे तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 इधर जाएगा तो 0 में रहेगा। तो दे इसको हो क्या लिख जाएगा। सकते हैं, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 2 की कंडीशन लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इस यहाँ पे z इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर जाते हैं। टेबल के अंदर देखो यहाँ पर z इक्वल टू 2 कहाँ है, ये रहा z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास में वैल्यू क्या होगी, z इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 0.4772। 0.4772। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम वापस से अपने टेबल में जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट 0.4772 यहाँ वैल्यू पुट करोगे, 0.5 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से ये मेरे इसकी क्या आ जाएगी, लेस देन के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। सेम प्रोसेस, इसको भी वही 500 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 500 से मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारे वो आपके लेस देन वर्कर्स निकल कर आएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 45 होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका वही चीज आपका, ये देखिए हमने जैसे ऊपर डायग्राम बनाया था उसी तरह से उसने यहाँ डायग्राम शो किया है। ठीक है, हेंस द और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि जितना आपका इधर प्रोबेबिलिटी होगी उतनी इधर होती है, तो ये मिरर इमेज का काम करता है। तो हम चाहे -2 के लिए निकालें या +2 के लिए निकालें, एक ही बात है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ये नेगेटिव वाली वैल्यू मेरे पास में टेबल में होती नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैज द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज रिसीव वीकली वेजेस लेस देन 45। तो यहाँ क्या करोगे, एन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 45 निकालोगे तो यहाँ से 11.4 आएगा। यदि यहाँ 5 होता तो हम इसको 12 लिखते, लेकिन यहाँ 0.4 है तो इसको क्या लिखोगे, 11 वर्कर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और ये वाला एग्जाम्पल में भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये चीज ध्यान रखना, यदि ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है देखो क्वेश्चन, ठीक है, तो मुझे उस हिसाब से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, परसेंटेज बिहाफ पे दिया हुआ है। तो परसेंटेज बिहाफ पे दिया हुआ है तो ये बना लोगे क्या, परसेंटेज बिहाफ पे है तो 31। डिवाइड बाय 100 कर देंगे बस। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 100 करके करना है तो वहां से वो आपकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 दिया हुआ है तो 0.08 लिख लोगे। ठीक है, बना लोगे ना इसको, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लेना, नहीं समझ में आता है तो फिर वापस पूछ लेना एक बार के लिए। ठीक है, आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट जो है वो है आपका इसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है ना, विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस से करना है बेटा। उसमें भी हम जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब निकालते थे तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में क्या होता था, ये कंटिन्यूअस के लिए इसलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, वहां पे समीशन लगता था। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को यहाँ पे भी एम एफ एक्स टी से डिफाइन किया गया है। इसमें भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स होगा। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है -∞ to ∞ एक्स एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, ये चीज होती है क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चलता है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह क्या दिया हुआ है, e टू द पावर एक्स टी दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे -∞ to ∞ e टू द पावर टी एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा, जो आपका f ऑफ x होगा, फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो आपका निकल कर आएगा। ये देखिए ये रहा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√2π मल्टीप्लाई सिग्मा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस, यहाँ होगा x माइनस म्यू होल टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपकी
क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यहाँ पुट करोगे तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब आपका बेस सेम होता है तो पावर्स भी ऐड होती हैं, तो थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन को थोड़ा चेंज कर लो, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा इक्वल टू z कंसीडर कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरा ये वाली जो टर्म है उसको इजी गोइंग बनाएंगे हम सॉल्व करने के लिए, जैसा कि पहले भी हमने बनाया था मीन और वेरिएंस में। तो यहाँ इसको e टू द पावर z स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे, e टू द पावर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना। और ये e टू द पावर t x है, तो जाहिर सी बात है हमारा x जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, z में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है z की फॉर्म में निकालोगे तो सिग्मा z प्लस म्यू आएगा। ये वाली वैल्यू उठा के आपको फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर पुट करना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो आपका x यदि माइनस इनफाइनाइट से जा रहा है तो z भी माइनस इनफाइनाइट से जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। तो z की वैल्यू भी आपकी लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए e टू दी पावर t और ये म्यू दोनों ही इस इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, z के रेस्पेक्ट में आप किसको कर रहे हो, तो z वाला फंक्शन अंदर रहेगा, बाहर क्या लिखोगे, e टू दी पावर म्यू t बाहर चला जाएगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 पाई। सिग्मा आपका पहले ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका था जब आपने इसको z में कन्वर्ट किया था, तो क्योंकि है ना dx अपॉन z, सॉरी dx अपॉन सिग्मा जो होता है ना वो dz होता है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ e टू दी पावर क्या क्या रह गया वो देखिए आप, आपके पास में यहाँ देखिए, अब आपके पास में यहाँ आपके पास में m ऑफ एक्स टी जो था उसके अंदर आपके पास में जो वैल्यू हमने पुट करी थी उसको z में कन्वर्ट करके, तो वो हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो गया, आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर e टू दी पावर t सिग्मा z जो दिया हुआ है इसको एक साथ लिखोगे। ठीक है, ये t और म्यू वाली जो टर्म है ये तो उठकर बाहर चली जाएगी क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और इसको दोनों में ही हमारे पास में e है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, तो EXP आप इसका नोटेशन होता है, ये लिखो या E लिखो एक ही बात है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ सिग्मा टी जेड आएगा, ये रहा सिग्मा टी जेड, यहाँ क्या आएगा माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, तो बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई, डी जेड आपका एज इट इज रह गया। अब यहाँ से क्या किया है उसने, माइनस वन हाफ जो है कॉमन निकाल के बाहर निकाला है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर म्यू टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ हमने माइनस हाफ कॉमन निकाला, बाहर चला गया। अब मेरे पास में अंदर क्या क्या रह जाएगा, मेरे पास में बचेगा जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस हाफ बाहर गया है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर गया है तो ये 2 आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन आ जाएगा, सिग्मा टी जेड ये मेरे पास में बचेगा। ठीक है, ये बाहर आपका डी जेड हो गया। अब यहाँ का क्या करेंगे, इसको एक आप परफेक्ट स्क्वायर रूट बना, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर और ये माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर किया, तो ये वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस सिग्मा टी होल टू द पावर 2। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, अरे गायब हो गए क्या, इसमें यहाँ आपको ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, z माइनस सिग्मा टी होल टू द पावर 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब वापस इसको सेपरेट करेंगे, है ना, माइनस हाफ को इसके साथ भी लिखोगे और इसको साथ भी लिखोगे, तो इसको सेपरेट करोगे तो ये वाली जो टर्म है ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये उठ के कहाँ चली जाएगी, बाहर चले जाएगी, तो e टू दी पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई माइनस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो ये मैंने बाहर लिख दिया है। अंदर आपके पास में सिंगल टर्म बचेगी ये वाली, इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास में अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से सपोज करेंगे आपका
z माइनस सिग्मा t होल टू द पावर 2 है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपका z माइनस सिग्मा t, इसको कोई नया वेरिएबल नाम दे दो। यहाँ पर इसने u लिया है तो आप भी u ले लो, u नहीं लेना चाहते हो, कुछ और लेना चाहते हो तो ले सकते हो, v लेना चाहते हो तो v ले लेना, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर आपका t और सिग्मा दोनों ही क्या है, एज ए कांस्टेंट चल रहे हैं हमारे, है ना। तो यहाँ हमारा z जो है किस में कन्वर्ट करना है, u में कन्वर्ट करना है, तो dz इक्वल टू कितना हो जाएगा, du में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कीजिए, तो mxt इक्वल टू ये वाली बाहर वाली टर्म पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पर भी बेटा आपका z जो है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो u भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जाएगा, इंटीग्रेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e टू दी पावर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, u स्क्वायर में डिवाइडेड बाई 2 du में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसका इंटीग्रेशन अब सिंपल वैसे ही होगा जैसे कि हमने पहले वाले इंटीग्रेशन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए mxt निकालना है, वही आपका बीटा गामा फंक्शन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है किस में कन्वर्ट हो गया, इवन में। जब इवन होता है इंटीजर फॉर्म में आपके पास में लिमिट्स होती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, आपका आपके पास में जब इंटीजर फॉर्म में आपके पास में लिमिट गिवन हो और फंक्शन मेरा इवन हो, उस कंडीशन में मेरा लिमिट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही काम किया है, ठीक है। इसको एक साथ लिख लिया और ये इसको रीअरेंज करके लिख दिया है हमने। 2 से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 बाहर है आपका। अच्छा बेटा अब आप यहाँ देखिए, ये फंक्शन जो है मेरा e टू दी पावर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में है, ठीक है। मुझे इसे एक बीटा गामा फंक्शन जो मेरा था उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसकी डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर e टू दी पावर माइनस यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ e टू दी पावर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। तो हम क्या करेंगे, आपका जो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसको v मान लो, कोई नया नाम दे दो। उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बीटा गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती थी ना, माइनस सॉरी 0 से इंफिनिटी की पावर माइनस टी टी की पावर माइनस टी और टी टू दी पावर n माइनस 1 dt, यही होता था क्या, यही होता था क्या बेटा गामा n के लिए, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या मानेंगे, कोई टी तो खैर ऑलरेडी इसमें है तो आप टी नहीं लेंगे, कुछ और नाम दे दीजिए, इसने वी दिया है वी लिख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज है, 2 आपका एज इट इज रहा, √2 आपका जो आएगा, अब यहाँ पे चेंजेस होंगे ना, तो 2 आपका एज इट इज रह गया, आपका 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस v बन गया। यहाँ से du बनाओगे तो 2u du डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू dv, यही बनेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये u कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो du इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई u आ गया। यहाँ से जब u निकालोगे तो वो कितना आएगा, √2v आएगा। किसी को कोई डाउट, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है, तो ये पुट कर दिया, यहाँ वैल्यू आ गई। ये √2 बाहर जाएगा तो √2 और √2 2 देता है, वो 2 आपका इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा ये तो आपका। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, अब मुझे क्या दे रहा है, e टू दी पावर माइनस वी और v टू दी पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ है तो माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास में t टू दी पावर n माइनस 1 होता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई, मतलब गामा हाफ की वैल्यू ये आपकी हो गई। तो ये रूट पाई आएगा, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बस आपके पास में ये रिमेनिंग टर्म बची। किसी को कोई डाउट इसमें, डाउट है क्या, mxt आ गया आपका, ठीक है ना। mxt क्या होगा आपका, e टू दी पावर म्यू टी प्लस सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 निकल कर आएगा। अब यहाँ से करना क्या है, वही आपको मोमेंट्स जनरेट करने हैं, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश, ठीक है। और इनको निकालने के लिए mxt की जरूरत थी, जो हमारा निकल गया है। अब इसका क्या करेंगे, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, 3 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे व्हेन t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप बनाते चलोगे तो यहाँ से आपका μ3 μ4 आपके सब आते चले जाएंगे। यहाँ देखिए आपके पास में क्या क्या किस फॉर्म में निकल कर आ रहा है, म्यू सिग्मा स्क्वायर 2 म्यू सिग्मा स्क्वायर म्यू क्यूब अप टू सो ऑन, इसी तरह से निकालने हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, नेहा सक्सेना हो या नहीं हो बेटा आज? यस मैम। समझ में आ गया?
यस मैम। ठीक है बेटा, इसके अंदर अब करना क्या है आपको, जैसे म्यू1 म्यू2 म्यू3 डैश निकाले हैं उसी तरह से अब क्या करना है, तुम्हारे पास में रेफरेंस रिलेशंस ऑलरेडी गिवन है कि मेरा रिलेशंस लिखवाए थे ना आपके म्यू2 म्यू3 म्यू4 के लिए, वो रिलेशंस यहाँ यूज करने हैं और यूज करके आपको ओरिजिन और मोमेंट्स के अबाउट जो है वो आपको कैलकुलेट करने हैं। आपको वहां से डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ इस तरह से करोगे, आप ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। वही डेरिवेटिव्स निकालना है जो भी अबाउट मीन के लिए निकलेगा, तो अबाउट मीन के लिए अलग से निकालना चाहो तो अलग से निकाल सकते हो। निकालने के लिए करना क्या है, t इक्वल टू 0 पुट करना है आपका, जैसे यहाँ निकाला है, ये देखिए म्यू1 इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ से म्यू1 इक्वल टू ये वही t इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो यहाँ ये 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये किसके अबाउट निकाले थे, स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली थी ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन में क्या होता है, जो आपका यहाँ ये होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, मतलब कि म्यू क्या होगा, 0 होगा, तो जहां जहां म्यू है वहां क्या रख देना, 0 पुट कर देना, तो ओरिजिन के अबाउट निकल कर आ जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या बेटा, बना लोगे इसको, बना लोगे क्या, ठीक है आगे चले, ये बन जाएंगे म्यू1 म्यू2 म्यू3 भी। ठीक है, अब देखिए आपका कर्ल पियर्सन बीटा 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 1 बीटा 2 हमने आपको बताया था, तो उसमें फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है, वही फॉर्मूला रहेगा जो ऑलरेडी है। म्यू3 की वैल्यू अभी निकाली है हमने, कितनी निकाली है, म्यू3 की वैल्यू 0 निकाली है, तो 0 अपॉन कुछ भी हो 0 होता है, तो बीटा 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो कर्व हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ऑब्वियसली आपका कर्व सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या निकालोगे, बीटा 2 निकालोगे, तो बीटा 2 के लिए फॉर्मूला जो होता है वो म्यू4 डिवाइडेड बाई होता है, तो म्यू4 की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे ये म्यू4 की वैल्यू आपके पास में यहाँ कितनी निकल कर आ रही है, 3 सिग्मा पावर 4 आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे तो 3 आ रहा है। तो बीटा 2 की वैल्यू 3 कब होती है, हमने कर्व डिस्कस किया था ना, तो उसमें भी क्या होगा, ये मेसोकोटिक होगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म होगी ये, क्योंकि आपका जितना पॉजिटिव होगा, जितना आपका लेफ्ट साइड में बनेगा ग्राफ उतना ही राइट साइड में बनेगा। ये दोनों आपका यही चीज शो कर रहे हैं, तो ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो है बेटा आपके पास में जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ रेफरेंस रिलेशंस दिए हुए हैं। रिलेशन निकालने का मतलब यही है कि आपका म्यू1 और म्यू2 डैश, म्यू1 और म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश, उनके लिए बीच में रेफरेंस रिलेशन निकाला हुआ है। सिंपल इंटीग्रेशन है, जैसे अभी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो mth टर्म के लिए हम यहाँ कैलकुलेट करके और फिर कैलकुलेट करते हैं, तो mth में वही आपका इवन और ऑड वाली कंडीशंस को ध्यान रखना है कि m की वैल्यू मेरे पास में यदि इवन है या ऑड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये इंटीग्रेशन जो है वो 0 और कुछ वैल्यू देगा। यदि ये फंक्शन ऑड होता तो ये मेरे को 0 वैल्यू देगा, और यदि ये फंक्शन मेरा इवन है तो ये यहाँ से मुझे कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू निकल के देगा। इज इट क्लियर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो कितनी आएगी, √2π निकल कर आएगी, जो इससे कैंसिल आउट होके, और ये आपको सिग्मा मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हाफ हो रही है ना लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। बना लोगे क्या, बना लोगे बेटा, इसमें केस डिस्कस किया है, कुछ नहीं किया है, और वही m के लिए है। ठीक है, हमें इसके अंदर जो चीज बतानी है वो है फिटिंग ऑफ कर्व के लिए क्वेश्चन लेना है हमको। ठीक है, नॉर्मल फिटिंग ऑफ कर्व, नॉर्मल ऑफ फिटिंग फिटिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसके अंदर म्यू की वैल्यू जब हम निकालते हैं, मीन जब निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया होता है, तो उसका क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूले आपके दोनों यूज होंगे। ठीक है क्या, ये फॉर्मूले याद रखने बेटा, सिग्मा के लिए और म्यू के लिए, स्टैंडर्ड एविएशन और उसके लिए। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन यदि आता है तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनता है आपका, जो कि फिटिंग ऑफ कर्व के लिए आपका दिया हुआ है। फिटिंग ऑफ कर्व के लिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि फिट ए नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ आपका दिया होगा कि पॉइजन से करना है, नॉर्मल से करना है या बाइनोमल से करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देगा बकायदा, तो यहाँ जैसे इसने लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल कर्व टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ x और y की फॉर्म में आपको टेबल फॉर्म में दे दिया है। फ्रीक्वेंसी है तो जाहिर सी बात है आपको म्यू कैलकुलेट करना है और सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सम ऑफ एफ आई एक्स आई भी चाहिए, सम ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास में टेबल दी हुई है उस टेबल के अंदर y जो है क्या है, f ऑफ x है, y क्या है, f ऑफ x है,
तो यहाँ ये x हो गया, यहाँ आपका ये f ऑफ x हो गया, तो क्या करोगे, x हो गया, f ऑफ x हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। एक मुझे f ऑफ x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ एक कॉलम और बनाओगे x स्क्वायर का, यहाँ उसने डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहाँ से आपका ये 4 का स्क्वायर करा 16 हो गया, 6 का करा 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे आपका सारे जितने भी हैं उनका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद उसको y से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में ये टर्म्स निकल कर आएंगी। फिर उनका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। सम हमें सिर्फ इन 3 के चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का सम नहीं चाहिए। तो म्यू का जो फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू कितना होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई, ठीक है। तो एफ आई कौन सा वाला, वाई का समीशन जो हमारे पास में 200 है, और एफ ऑफ एक्स इसका सम हो गया। इनको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से क्या निकालना है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर हमें क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास में ये दोनों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास को बेटा नॉर्मल कर्व के लिए जो फिटिंग ऑफ कर्व हम जब निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स चाहिए होगा ना, तो उसके लिए मेरे को यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो इसका सम जो एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का सम जो निकाला था यहाँ पुट करके और कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से सिग्मा 3 की वैल्यू आपको जनरेट होगी। हेंस द नॉर्मल कर्व टू बी फिटेड इज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो यहाँ इसका मतलब हो गया 3 के लिए जो सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन जो आपका होता है, सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो आपका क्या देगा, एक फिटिंग ऑफ कर्व की कंडीशन को देगा। इन दोनों की ही दोनों की वैल्यू से डिपेंड, आपका दोनों तो नहीं लेकिन सिग्मा की जो वैल्यू होती है उससे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। आपको बस ये चीज बना के दिखानी है कि वो आपका नियर बाई 3 के आना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर, क्लियर है क्या बेटा? अरे गायब हो गए क्या, छोड़ छोड़ के चले गए क्या सब? नो मैम। नहीं यस ना, मैम। ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल कर्व में सबसे अच्छी चीज, बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसके अंदर मुझे वापस से टेबल के अंदर रख के और मुझे ये चीज नहीं दिखानी है कि उसका जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 की फॉर्म में, टेंस टू 0 की जो प्रोबेबिलिटी होती है फ्रीक्वेंसी में, जब हम उसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं पॉइसन में, तो वो मेरा 0 बनता चला जाता है। वो चीज यहाँ नहीं दिखानी है। यहाँ क्या है, आपको सिर्फ सिग्मा की वैल्यू निकाल कर दिखानी है, सिग्मा और म्यू की वैल्यू निकाल कर दिखानी है, क्योंकि मेरे पास में नॉर्मल कर्व के लिए कंडीशन ये गिवन होती है जहाँ पे मुझे सिग्मा और म्यू दोनों ही चाहिए, तो आपको सिर्फ ये वैल्यूज निकाल के देनी है, ठीक है। साथ में ये कंडीशन भी लिखनी होगी। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? मैम ओके